नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में तृणमूल कांग्रेस लीडरों और कारकुनों का रेडिसन होटल के सामने एहतजाज। होटल में शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे हामी अरकान के हमरा किए हुए हैं कयाम। तृणमूल लीडरों को पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र के थाने शहर में एकनाथ शिंदे के हामियों ने लगाए पोस्टर। उद्धव ठाकरे के खिलाफ ताकत का मुजाहरा, बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं पोस्टर्स और बैनर्स। महाराष्ट्र में दावों का दौरा। संजय राउत का दावा, बाहर गए 20 अरकान असेंबली पार्टी के राब्ते में। ईडी के दबाव में अरकान असेंबली ने उठाया है कदम। फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नए अरकान को किया गया शामिल। कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी को पार्टी आला क़यादत ने दी जगह। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ, जो कि आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से। जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हुकूमत पर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बयानबाजियों, दावों का दौरा है। साथ ही साथ बागियों के अपने दावे हैं, आघाड़ी की जानिब से अपने दावे हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने दावा किया कि पार्टी मजबूत है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी गए हुए 20 अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं। जब वो मुंबई वापस आएंगे तब हकीकत का पता चल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुंबई छोड़कर ये लीडर दबाव में गए। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब का शिवसैनिक किसी दबाव में पार्टी नहीं छोड़ता। संजय राउत ने मजीद कहा कि वज़ीर आला की किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं है। उनका कहना है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। जराये के मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप आज अपनी हिमायत वापस ले सकता है। एकनाथ शिंदे ने 48 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया है। मजीद 7 बागी अरकान आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। जराये के मुताबिक गुवाहाटी में शिवसेना के 41 अरकान असेंबली हैं। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, एकनाथ शिंदे खेमे का एक खुला खत सामने आया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, उससे पहले ये अहम खत सीएम उद्धव ठाकरे के नाम लिखा गया है। ये खुला खत, और इस खत में एकनाथ शिंदे खेमे ने साफ तौर पर लिखा है कि हमारी आवाज सुनी नहीं गई। 2.5 साल से उद्धव ठाकरे का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला। राज्यसभा चुनाव में हम पर भरोसा नहीं किया गया, हमें कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया। बहुत कुछ कहा गया है इस खत में, यहाँ तक कि
ये तमाम तर बातें जो हैं ये ओपन लेटर में एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से कही गई हैं, जिसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। देखिए खत्म आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बेचैनी देखी जा रही थी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का मुंबई से। अमित, ओपन लेटर सामने आया है, क्या कुछ इस खत में अहम बातें कही गई हैं? इस खत में साफ तौर पे कहा गया कि इनका बार बार जो है अपमान किया गया। मैं एक एक पॉइंटर आपको बताते जा रहा हूँ कि इसमें ये कहा गया कि कभी उन्हें वर्षा बंगले जो है वहाँ मिलने नहीं दिया गया, हमारी परेशानियों को कभी समझा नहीं गया, हमने लगातार आवाज उठाई उसे सुना नहीं गया। 2.5 साल से उद्धव का दरवाजा हमारे लिए कभी खुला नहीं, हम उद्धव के सामने अपनी बातें रख सकते थे लेकिन उसकी कभी सुनवाई नहीं हुई। आदित्य ठाकरे को आपने अयोध्या जताया गया और वर्षा बंगले पर सिर्फ कांग्रेस एनसीपी नेताओं का प्रवेश होता था और हमारे लिए दरवाजे जो हमेशा बंद रहते थे, हमें कुछ कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया। क्षेत्र की निधि के लिए हमें बार बार जो भटकना पड़ता था, हमारी समस्याओं की सुनवाई नहीं होती थी। शिवसेना के विधायक अयोध्या जाना चाहते थे, रामलला का दर्शन करना चाहते थे लेकिन हमें अयोध्या जाने नहीं दिया गया। हमने लगातार आवाज लगाई लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये लिखा कि हमारी हर समस्या शिंदे ही सुनते थे, हमें कोई समस्या होती थी हम शिंदे के पास जाते थे, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते थे, मंत्रालय में हमसे सीएम कभी मिल नहीं पाते थे। और यहाँ पे साफ ये चिट्ठी जो लिखी गई है, संजय सिरसाट जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे ग्रुप के, उन्होंने जो है ये चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री के दरवाजे 2.5 साल से बंद है ऐसा आरोप जो है उन्होंने लगाया। उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमेशा हमारा साथ दिया है और विधायकों का बार बार उद्धव ठाकरे ने अपमान किया है। पार्टी का विधायक होने के बाद भी वर्षा बंगलों पर आपसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई विधायकों को अयोध्या जाने से रोका गया, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आसपास के लोगों को मनाना पड़ता था, जबकि कांग्रेस एनसीपी के लोगों को मिलने के लिए आपके पास समय होता था लेकिन खुद की पार्टी के विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं होता था। चिट्ठी में हिंदुत्व और अयोध्या का मसला जो है जी अमित, और जनता की हर बात सुनी, उसका समाधान भी किया। एनसीपी कांग्रेस जो समस्या होती थी उसे आप सुन लेते थे, उसका हल निकालते थे, उसे फंड देते थे। लेकिन हमें फंड नहीं मिलता था, हमसे कोई मिलता नहीं था और हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो हमसे पूछती थी कि आप शिवसेना के हैं, शिवसेना का मुख्यमंत्री है लेकिन आपका कोई काम नहीं होता है। कांग्रेस एनसीपी का काम जो है लगातार हो जा रहा है। जब हम अयोध्या जा रहे थे, क्योंकि हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर मुद्दा ये सारा शिवसेना का मुद्दा था, लेकिन जब हम अयोध्या जा रहे थे यहाँ पर तब हमें फोन कर क्यों रोका गया? विधायकों को फोन करके ये कहा गया कि अयोध्या मत जाओ। आपने एकनाथ शिंदे को फोन कर कहा कि विधायकों को लेकर अयोध्या न जाए, जो जा रहे उन्हें एयरपोर्ट से वापस लाओ, जबकि कई लोगों का चेक इन एयरपोर्ट में हो चुका था। शिंदे साहब ने बताया कि आपका फोन आया और हमने सारा सामान लेकर हम घर वापस आ गए। तो अयोध्या में विधायकों को जाने से क्यों रोका गया और सिर्फ आदित्य ठाकरे को ही क्यों वहां भेजा गया? ये भी हमारा अपमान है कि हमें एयरपोर्ट से जो है वापस आना पड़ा। यहाँ पे राज्यसभा चुनाव में हमारा एक भी वोट फूटा नहीं था, फिर भी विधान परिषद चुनाव में हम पर इतना अविश्वास क्यों दिखाया गया? हमें अयोध्या क्यों नहीं जाने दिया गया? तो ये सारी बातें जो है लगातार पत्र में लिखी हुई हैं। जी अमित, ये तो वो रही तमाम तर बातें जो कि इस ओपन लेटर में लिखी गई हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार एक मैजिक फिगर की बात हो रही है, जादुई हिंसे की बात की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो भी सामने आ जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 40 विधायक कम से कम उनके पास हैं, जो हमारे सूत्र यहाँ पे बता रहे हैं 40 विधायक हैं। लेकिन यहाँ पे संजय राउत का साफ तौर पे कहना है कि उनमें से 30 विधायक इनके टच में है यहाँ पर, तो सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, फडणवीस के घर पे बीजेपी के नेताओं की बैठक है, बैठक में 10 से ज्यादा बीजेपी विधायक वहाँ मौजूद है। तो हलचल जो है वहाँ पे बीजेपी में भी लगातार बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। और एक और जानकारी हमारे पास जो सामने आई है सूत्रों के हवाले से, वो भी मैं आपको दे दूं कि बीजेपी के 2 विधायक जो है वो वही होटल में जो है मौजूद है, यानी आसाम के गुवाहाटी होटल में महाराष्ट्र के जो 2 विधायक वहाँ मौजूद है और हर पल का जायजा लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि हमें सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सरकार गिरते ही हम दावा ठोकेंगे और हम जो होने वाली परिस्थिति है, जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उसके हर एक मूवमेंट पे हमारी नजर है। बिल्कुल अमित, और ये तो कहा ही जा रहा है कि महाराष्ट्र यानी मुंबई से पहले सूरत का रास्ता और फिर सूरत से लेकर गुवाहाटी तक का लंबा रास्ता अगर तय किया गया है तो कहीं ना कहीं मंजिल जो है वो करीब नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इसी मामले पर मजीद बातचीत के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारे एक और साथी वसीम अंसारी भी मौजूद हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, ओपन लेटर सामने आया है, बहुत सारी उस पर बातों का जिक्र किया गया है, उसके अलावा भी शिवसेना की अपनी अहम मीटिंग भी जो है वो लगातार जारी है।
देखिए जो लेटर है बहुत ही इमोशनल भरा लेटर, जो इमोशनल बातें यहाँ पे रखी गई है विधायकों के तरीके से, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें रखी थी, कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला था महाराष्ट्र की जनता के सामने, शिवसैनिकों के सामने, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है कि 2.5 सालों से हमने कोशिश की और आप मिलना नहीं चाहते और आज मिलने की बात कर रहे हो, ये बताने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पर की गई है। लेकिन वहीं पर दूसरा जो खेमा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, खास करके कांग्रेस और एनसीपी, यहाँ पे भी हलचल देखने को मिल रही है। एनसीपी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू है और अब भी एनसीपी की तरफ से ये नेताओं को आदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें, यहाँ तक कि यहाँ मन भी बना ले कि अपोजिशन में वो बैठने की तैयारियां कर ले। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि महाविकास आघाड़ी की जो कांग्रेस एनसीपी है ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के पीछे है। उद्धव ठाकरे जो भी निर्णय लेते हैं हम उनके समर्थन में खड़े हैं। अगर वो सरकार का दावा करते हैं और वो फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं तो भी हम उनके साथ हैं, या फिर वो चाहते हैं कि रिजाइन करके ये बताएं कि हमारे पास सरकार में अल्पमत की है तब वो पीछे हटना चाहिए तो भी हम उनका समर्थन करेंगे। यानी कि महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे के साथ है। कई बैठक थी, उस बैठक को रद्द किया गया है, गुप्त मीटिंग साफ तौर पे की जा रही है। शिवसेना के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है तो सबसे पहले उन नेताओं को अपनी ओर आकर लेके आए जो नंबर्स हैं, उसके बाद क्योंकि ऐसे कई और भी विधायक हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिले में हैं, वो अब तक गुवाहाटी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी जो आवाज़ है कहीं ना कहीं उस खेमे की आवाज़ नज़र आ रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो अब तक के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाए कि क्लियर कौन कौन से विधायक उनके साथ और शिवसेना के साथ कितने हैं। ये बैठक के बाद जब पत्र बनाया जाएगा चुनाव आयोग को देने के लिए, अगर सिंबल के लिए अगर चाहते हैं शिवसेना, हमारी ओरिजिनल शिवसेना है बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त या फिर राज्यपाल को जो पत्र लिखा जाएगा उसके बाद से ही महाराष्ट्र की जो राजनीति है किस करवट जा रही है इसका खुलासा हो पाएगा। एकनाथ शिंदे के कदम पे सभी दलों की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर अब तक नहीं देखा गया, खास करके शिवसेना के में। इससे पहले 4 बार इस तरह से वसीम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शरद पवार जिनका सबसे अहम रोल रहा है इस पूरी गवर्नमेंट को बनाने में, कहीं ना कहीं उन्हीं के अब आखिरी जो फाइनल जवाब है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से एक दिन पहले सुप्रिया सुले, अजीत पवार, शरद पवार ये जाते हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं और अपनी भूमिका साफ कर देते हैं कि हम आपके साथ हैं। रणनीति के तौर पर लगातार अब भी कई दौरे थे शरद पवार के, उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। उस बैठकों का दौर शुरू है, वो रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे की रणनीति किस तरह की, जो नंबर चाहिए, जो महाराष्ट्र की जो 288 सीटों में से एक सीट पे शिवसेना के विधायक की डेथ हो गई थी, 287 का आंकड़ा है। तो ऐसे में बहुमत के लिए अब 144, पहले 145 था 288 के हिसाब से, अब 144 का आंकड़ा है, ये पार करना है। 144 के आंकड़े को जुटाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि शिवसेना के साथ कितने 15 है, 20 है, 22 है, वो आंकड़े की तैयारी में जुटी हुई। आखिरी प्रयास उनका यही है कि जानने की कोशिश करें। इसके बाद जो उनके समर्थक हैं या फिर उनकी जो संख्या बल है उसे किस तरह से आगे लेके जाए, ये रणनीति तय की जा रही है। सबसे अहम है इस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो बड़े रणनीतिकार हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वक्त खींचा जाए। वक्त खींचते हैं तो हो सकता है कि कई ऐसे विधायक हैं जो हो सकता है पार्टी में रिटर्न आ जाए, इस तरह की भी उन लोग की एक तैयारियां शुरू है। इस तरह के कई तरह के पहलुओं पे आज का दिन भी जो है वो काफी अहम समझा जा रहा है महाराष्ट्र की पूरी सियासत के लिए। वसीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अमित का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हम अपने तमाम तर साथियों से महाराष्ट्र की सियासत से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। एक और अहम खबर, आसाम की राजधानी गुवाहाटी में तृणमूल कांग्रेस लीडरों यानी टीएमसी के लीडरों ने और कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। दरअसल ये तमाम लोग होटल रेडिसन के बाहर जमा हुए। इस होटल में शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे और दीगर हामी कयाम किए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तृणमूल लीडरों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। असम में देखिए 20 लाख लोग पानी बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं, सब लोग पानी में नीचे में हैं
और ये हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बनाने में, तोड़ने में लगे हुए हैं। ये घोड़ा किनने के लिए लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 40 तो एमएलए महाराष्ट्र से आया हुआ है। क्यों आया है? यहाँ पे कीना बेचा का 1 साल चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा ये लोग को बुलाया है। यहाँ पे असम में इतना बाढ़ आया है ना, हेमंत बिश्व के वो देखना चाहिए था, ये विधायक की प्रोसेस करना चाहिए था। और एनसीपी लीडर जयंत पाटिल का कहना है कि हुकूमत बचाने की तमाम तर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनसीपी अरकान असेंबली को मुंबई बुला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शाम 5 बजे एनसीपी अरकान असेंबली की अहम मीटिंग है। अभी घटनाएं पिछले 3-4 दिन में हुई है, उसकी असेसमेंट की गई और हमने आदरणीय पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलके उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। सर, अपने विधायकों के लिए कुछ कहा है आप लोगों ने? विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी सर। अभी जो भी चल रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन सारे विधायकों को देना भी आवश्यक है। इसलिए पार्टी का प्रमुख के नाते मैंने उनको सबको आज 5 बजे चौहान सेंटर में एक हॉल लेके हमने उनको निमंत्रित किया है। सिर्फ एमएलए नहीं, एमपीज भी है और हमारे फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख भी है। वहाँ उनकी बैठक होगी और ये सारी चीज़ों के बारे में उनको मार्गदर्शन किया। और इस सब के बीच शिवसेना रुकने असेंबली नितिन देशमुख गुवाहाटी से अचानक अपने घर अकोला पहुंच गए और यहां पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सूरत में बीजेपी ने मकामी पुलिस के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं बल्कि अकोला के बालापुर से शिवसेना रुकने असेंबली शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी से वापस आकर अकोला पहुंचने पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल बीजेपी खेल रही है। पाय पकडले, कोणी हात पकडले, एखादी मान पकडली, असे 15-20 जणांनी मला पकडलं आणि एका जणांनी माझ्या खांद्यामध्ये ती सुई एकदम टोचली। तिथं जर आपण फुटेजही काढले तर त्या हॉस्पिटलच्या आजूबाजू सुद्धा फुटेज निघतात। नावाखाली माझा घातपात करण्याचं षडयंत्र गुजरातच्या सरकारचं, तिथल्या स्थानिक प्रशासनाचं, शासनाचं होतं। एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से 3 लोकसभा और असेंबली की 7 सीटों पर वोटिंग फीसद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। 11 बजे तक आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा हल्के में तकरीबन 20% और बेहद अहम रामपुर में 18.81% पोलिंग दर्ज की गई। पंजाब के लोकसभा हल्के संगरूर में 12.75% पोलिंग दर्ज की गई। त्रिपुरा की 4 असेंबली सीटों पर 30 से 35% तक वोटिंग दर्ज की गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में तकरीबन 15, झारखंड के मांडर में 30, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर असेंबली हल्के में 24.92% पोलिंग देखी गई। और रामपुर से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी विशाल सक्सेना। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त पोलिंग परसेंटेज कितना है और लोगों में कितना जोश खरोश देखा जा रहा है? देखिए, उपचुनाव को देखते हुए अभी तक लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, क्योंकि बार बार जो अभी कुछ महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसको देखते हुए जो इस बार जो ज्यादातर मतदान केंद्र जो सब खाली पड़े हुए हैं और बहुत ही कम लोग जो है वो मतलब इक्का दुक्का जो है लोग जो है वो आ रहा है। वहीं अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करें, 11 बजे तक का 19% जो है पोलिंग हुआ था और अभी धीरे धीरे, क्योंकि लोग धीरे निकल रहे हैं, इसलिए पोलिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे रहेगा। जी, और विशाल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, पोलिंग परसेंटेज की आपने बात बताई है, आजम खान जब निकल कर आए हैं उसके बाद से उनके बयानात का सिलसिला लगातार जारी था, कितना असर जो है वो वहाँ उनके बयानात का दिखाई दिया? देखिए, आजम खान जब जेल से बाहर निकल करके आए तो उन्होंने मेन उनका टारगेट हमेशा नवाब ही रहे हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि उन्होंने बीजेपी पर बहुत कम हमला बोला है
ज्यादातर उनका जितने भी निशाने रहे नवाब रहे, तो नवाब को ही उन्होंने ज्यादातर घेरा। और उनकी तुलना तो क्या कहते हैं, उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जो किन्नर जितने रामपुर में उनको विधानसभा में उतने भी वोट नहीं मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी जो मैदान में वो आजम खान सपा से ही मतलब वो छोड़ करके वो आए थे और विधानसभा चुनाव से पहले आकर के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। भाई उन्होंने उनको भी एहसान फरामोश बताया था, लेकिन मेन बीजेपी सरकार पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जिस तरह की बयानबाजी थी वो सिर्फ रामपुर के लोगों को ही लेकर के और नवाब खानदान को लेकर के थी। जी विशाल, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नए अरकान को शामिल किया गया है। कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, पार्टी आला क़यादत ने इन्हें भी जगह दी है। परमानेंट इनवाइटी सुब्बारमी रेड्डी और स्पेशल इनवाइटी अजय कुमार लल्लू को मुकर्रर किया गया है। मुल्क में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,313 नए मामले देखे गए हैं। इसके साथ ही 38 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। नए आदाद-ओ-शुमार के बाद मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 83,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,972 मरीज़ सेहतयाब हुए। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर 24 घंटों में केसेस की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने रिकवर किया है। लेकिन अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो 83,000 से ज्यादा पार हो गए हैं। और जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये चौथी लहर तो नहीं। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो लगातार चिंता में है और ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से पाबंदियां बढ़े, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर है कि चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। केसेस में जिस तरीके से उछाल आ रहा है उसको लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल हैं और पाबंदियां भी सख्त होंगी। क्योंकि अभी अगर केसेस की बात की जाए तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 38 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं और पॉजिटिविटी रेट 2 से पार हो गया है। तो जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये हर किसी के मन में ये डर चल रहा है कि कहीं ये चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। कैमरामैन अंकित के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ारत तिजारत और सनत की नई इमारत वाणिज्य भवन का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में पीएम तिजारत के सालाना तज्ज़िये का कौमी बरामदी रिकॉर्ड NIAREAT भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर तमाम हिस्सेदारों को तिजारत से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात मुहैया कराई गई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज हर महकमा एक्सपोर्ट बढ़ाने को तरजीह दे रहा है। इस पोर्टल का नाम है निर्यात कर। इस पोर्टल का नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को, ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे MSMEs को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर एनसीपी का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे।
शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया है। शरद पवार ने यहां तक कहा है कि इक़्तिदार से बाहर हुए तो जद्दोजहद के लिए तैयार रहें। देखिए, बड़ी बात यहां पर सामने आई है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर एनसीपी का सख्त मौक़िफ़। शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें उद्धव ठाकरे, और ये भी उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से बाहर हुए तो जद्दोजहद के लिए तैयार रहें। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि शरद पवार का क्या कुछ मौक़िफ़ रहता है, अब उनका ये वाज़ेह तौर पर मशवरा उद्धव ठाकरे के लिए सामने आ गया है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।